इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। कोई भी रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये बॉडी है इक्विलिब्रियम में, तो मुझे कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम में? एक तो देखो, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है ना बच्चे, तो इसे कहा जाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं मुझे नहीं पता। जैसे पंखा आपके सामने घूम रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, लेकिन क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर उधर मूव कर रहा है? नहीं। यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है इसके? जीरो। दैट मीन्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो था वो, एफ नेट जीरो था उस पर। जितना नीचे एम जी लग रहा उतना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, जो भी है आपस में बैलेंस करके एक दूसरे को खत्म कर रहे होंगे, तो एफ नेट जीरो है उसका, लेकिन फिर भी बॉडी मूविंग है, तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इन दोनों को कंबाइन मिलाकर हम लोग बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहते हैं। दिस इज नोन एज टॉर्क अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। अगर ये दोनों सिचुएशन कोई सेटिस्फाई करता है ना, देखो वैसे तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क, ठीक है। पर अगर सेंटर ऑफ मास का टॉर्क जीरो हो, कब? जब एफ नेट भी जीरो हो, एफ नेट जीरो हो एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क भी जीरो हो, देन मैं कंबाइनली कह सकता हूँ बॉडी किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। बाकी टॉर्क जीरो कहाँ होना चाहिए? तो हर पॉइंट के अबाउट। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात, सॉरी बॉडी इक्विलिब्रियम में, इस पूरी कहानी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ इक्विलिब्रियम पूछा जाए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। आज तक आप जो इससे पहले चेक करते आए थे, सिर्फ और सिर्फ सोचो कौन सा इक्विलिब्रियम चेक कर रहे थे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब मुझे दोनों चेक करने पड़ेंगे, और ये सब होगा टॉर्क की हेल्प से, ठीक है। तो इसलिए अपन ने टॉर्क पढ़ा था, सस्ता वाला। ये लिख लो, तो फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया? लिखो एक क्वेश्चन। टू स्मॉल किड्स weighing 10 kg and 15 kg, weighing वजन, two small kids weighing 10 kg and 15 kg are trying to balance a seesaw of total length 5 meter. With the fulcrum at the center. यार क्या लिखा है श्रीधर ने, एक बार पढ़ के बताओ, क्या लिखा उस बालक ने, पढ़ के बताओ।
टॉपिक का नाम था इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ये टॉपिक का नाम था। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। कहाँ तक लिखवा दिया? विद द फल्क्रम एट द सेंटर। हाँ नहीं अभी एक बचा है। फल्क्रम एट द सेंटर। इफ वन ऑफ द किड is sitting at an end, end, where should the other sit? ठीक है, चलो मैं ये क्वेश्चन करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ। बेटा ये फल्क्रम बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ है, ठीक है, और इस पे वो दोनों बालक बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक मुझे नहीं पता कहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर और दूसरा कहीं इस तरफ। एक का वेट है 10 kg आई गेस, एक का 15 kg। देखते हैं, मुझे पता नहीं है। तो यहां से देखो बीच में अगर फल्क्रम लगा और ये एंड पे बैठा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 2.5 मीटर्स। यस और नो? और बेटा यहां से इस डिस्टेंस के बारे में मुझे पता नहीं था, यही पूछा गया, तो इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं। और इसके बाद क्या करना है, मुझे इक्विलिब्रियम में लेके आना है, इसने यही बोला है। तो देखो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मुझे एफ नेट चेक करने की इसमें ज़रूरत है नहीं, वैसे हो जाएगा बैलेंस। इसका एम जी, इसका एम जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। मुझे रोटेशनल टॉर्क देखना था, क्योंकि सीसो आपने कभी ऐसा थोड़ा देखा होगा सीसो उछल के ऊपर चला जाता है, नहीं, वो कभी भी घूम रहा होता है, यही होता है। तो ज़रा सोचो, इसकी वजह से एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, कितना फोर्स लग रहा होगा? 100 न्यूटन। और इसकी वजह से लग रहा होगा कितना? 150 न्यूटन। सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो बच्चे ये टॉर्क कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने कहा था क्लॉकवाइज को मैं हमेशा नेगेटिव लेने वाला हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेने वाला हूँ। तो इसकी वजह से टॉर्क कितना आया? 100 इंटू 2.5 माइनस का। और बच्चे इसकी वजह से टॉर्क कितना आया? प्लस का 150 इंटू एक्स। एक मिनट, मैंने उल्टा ले लिया क्या? ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये प्लस होना चाहिए था या माइनस होना चाहिए था? वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना होना चाहिए था? 0। इसने यही का बैलेंस करना है, इस वाले टर्म को उधर भेज दिया, ये हो गया 250। तो 150 एक्स इज इक्वल टू 250। 0 से 0 गया, 5 दिया 15, 5 25, और x इज इक्वल टू आ गया बेटा मेरे पास कितना? 1.66 मीटर, ठीक है। 1.67 इज ऑल्सो करेक्ट। ईजी था हाँ या ना? सिंपल है, नोट करो इसे। अच्छा, इसने वन ऑफ द किड बोला था, इसने ये तो बोला नहीं था कौन सा वाला किड एंड पे बैठा है। अगर इसे मैं एंड पे बैठा देता तो ये आप लोग सॉल्व करके निकालोगे एक्स कितना आएगा। अगर मैं 15 kg वाले को एंड पे बैठा था तो क्या होता? ठीक है, वही तो देखना है, इसीलिए इसने वन ऑफ द किड बोला है ना, वो आप तुम खुद सोचो।
3.75 मीटर। यार वो तो प्लैंक से बाहर चला गया, प्लैंक से बाहर नहीं चला गया सीसो से, 2.5 मीटर का ही तो था वो। सीसो तो 2.5 मीटर पे ख़त्म हो गया ना फलक्रम से। तुमने सारी डिस्टेंसेस सेंटर से ही तो ली है। टू 2.5 तक तो मेरा सीसो ही ख़त्म हो गया। 3.75 पे अगर ये जाकर बैठता तो बैलेंस होता, जो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने हैवी मास को आगे बैठाया था। ठीक है, इसलिए इसने डायरेक्ट अपन को वन ऑफ द किड बोला था। तो आप खुद सॉल्व करो, खुद जानो। डन। दूसरा वाला पार्ट किया, जब 15 kg कॉर्नर पे बैठा था, निकालो उसे। 3.75 आ रहा है ना, और फिर उसके बाद लिख देना विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हर्षित की तरह नींद नहीं आ रही हो तो आई गेस समझ में आ गया होगा। क्या हुआ कल तुम्हारे टाइकोंडो का? क्लास थी, कोई मैच था? कितने दिन में लगती है क्लास? जो रोज लगती है 5 बजे। कहाँ पर? ये इधर गार्डन में जो कराते हैं यही तो फिर तुम मैथ्स और केमिस्ट्री क्लास कैसे लेते हो? क्या? नहीं तो केमिस्ट्री क्लास तो 5 बजे के बाद ही होती है फिर। अच्छा, ऑल्टरनेट डेज जाते हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लक्ष्य इज पुशिंग अप द अर्थ। ये धरती धकेल रहा था जमीन पे बैठकर। ठीक है, लक्ष्य इज पुशिंग अप द अर्थ हैज मास 60 kg। हाँ तुम्हारा ज़्यादा बताऊँ? 60 पे काम, आज 60 पे काम चला लो। नहीं तो तुम्हारा वेट ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तुम अंडर वेट हो। सिक्सटी kg। फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by the floor on each hand find the normal force on each hand, दोनों हाथ पे और पैर पे, एंड फीट, on each hand and foot if the man hold this position, मतलब वो पुशअप की पोजीशन में है। ठीक है, और मैं इसके सेंटर ऑफ मास, हम ह्यूमन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? उसकी नाभि। तो पैर से उसकी नाभि की डिस्टेंस है 0.8 मीटर, डेटा दे रहा हूँ, और नाभि से उसके हाथ तक की डिस्टेंस एक्चुअली में 0.4 मीटर, जहाँ पर पुशअप कर रहा था।
बस उसके बाद यही बताया। फीट से नाभि तक है 0.8 और हाथ से नाभि तक है 0.4 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी कर लोगे मेरे हिसाब से। नॉर्मल रिएक्शन। इंक्लाइन मत मानना, तुम मानना कि ये फ्लैट है ना, पुशअप है। ट्राई करो फटाफट। सेजल क्या हुआ बालक, टेंशन में लग रहे हो? आ रहा है समझ में? एक्चुअली में हाथों को दे रहे होगा ना फोर्स ऊपर की तरफ। नॉर्मल ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। पैर से 0.8 और हाथ से 0.4। अरे खुश मत हो, आना पड़ेगा कल सुबह। खुश हो रही? हाँ गुड। आपको दिवाली वाले दिन तक ना बुलाया तो मेरा नाम रोशन नहीं। ये क्या शुरू से मज़े में चल रही थी बहुत, तो भुगतना पड़ रहा है। तो घर जाते नींद आ जाती होगी, ऐसे जाते पड़ जाते होगा। हाँ, अच्छा दोपहर में भी सो लेती यहाँ पर हैं? ये भी चल रहा है इधर? कितनी देर सोती है? रुको आज ही रिपोर्ट लेते हैं। सो आप कल से। मैंने मेरे स्टडी टेबल पे जो चेयर लगा रखी है ना, इंक्लाइन चेयर कर रखी है, मैंने खुद ने बनाया उसको इंक्लाइन। गलती से भी नींद आएगी तो ऐसा मुंह पे टेबल पे जाके मुंह पड़ेगा। हाँ, तो जैसे ही नींद आएगी ना, मुंह टेबल पे जाके पड़ेगा, अपने आप नींद खुल जाती है एक बार में। तो ऐसा ही कुछ कर देते हैं व्यवस्था। नहीं बैठ पाओगे, अगर तुम ऐसे बैठोगे स्लिप होके गिर जाओगे। 12 डिग्री का इंक्लाइन है पूरा। हाँ 12 डिग्री का इंक्लाइन है पूरा, 12 डिग्री का इंक्लाइन है।
अगर ऐसे बैठोगे तो स्लिप होकर फिसल के गिर जाओगे। सीधे बैठना पड़ेगा अटेंटिव पोजीशन में। ला देता हूँ वही चेयर। और जैसे आगे सोने की कोशिश की तो मुंह पड़ेगा। क्या क्या करेंगे देख के। जयेश दीक्षित, एग्जाम खत्म हो गया तुम्हारा? तो यार तुम ऑफलाइन नहीं दिखे यार। अच्छा, तो फिजिक्स का बचा है अभी? चलो गुड। और बाकियों के एग्जाम तुम लोगों का हो गया लक्ष्य खत्म? मैथ्स का बचा है। चलो हुआ क्वेश्चन मैं करूं? एक मिनट, काव्या नहीं कर रही तो उससे बोर्ड पे करवाते हैं क्वेश्चन। पता है ना हिट लिस्ट में हो मेरे? पता है ना मेरे हिट लिस्ट में हो आप? ये आपके साथ जो चल रहा है ना, इसके पीछे मैं ही हूँ। ये पता है? रोज जो सुबह सुबह पहुँच रहे हो, मैं ही हूँ उसके पीछे। हाँ हाँ, मेरी वजह से हो रहा है ये। और अगर तो मैंने कब कहा तुम्हारे बुरे के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ? बेटा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं सबके भले के लिए करूँगा जो भी करूँगा। ये टीचर की अकेले ऐसा प्रोफेशन है जो किसी के भला ही कर सकता है, बुरा नहीं करेगा। नहीं, आपको बुरा लग सकता है, हो सकता है, कई बच्चे होते हैं ऐसे। हाँ, पर बेटा वो आदत जैसे चेंज हो जाएगी ना, तब आपको लगेगा लाइफ में कहीं कुछ अचीव करने की पोजीशन पे आए हो। एक गलत आदत पाल रखी है ना आपने। एक बात बताओ, आज के टाइम में 60 साल की ज़िंदगी है, वो भी शायद हमारे टाइम तक जाते जाते तुम लोगों के टाइम तक वो भी बचे ना बचे। 60 साल की एवरेज लाइफ है, उसमें भी हम आधी से ज़्यादा ज़िंदगी 16 घंटे पर डे सोना का मतलब समझते हो आप? 2/3 ऑफ डे, यानी आपने 60 साल की ज़िंदगी में 40 साल सिर्फ सोने में निकाल दिए। 40 साल सिर्फ सोने में निकाल दिया, बचा क्या आपके पास? 20 साल। उसके बाद तो सोना ही है। 60 साल के बाद तो सोना ही है तुम्हें, परमानेंट सोओगे। तो बची हुई ज़िंदगी क्यों सोने में बर्बाद करना? नहीं, कॉमन सेंस की बात है यार, तुम खुद सोचो। 16 घंटे, 24 में से 16 मतलब 2/3 पर डे। जो मेरे को डेटा पता चला था मैं उस डेटा पे बात कर रहा हूँ। 40 साल आपने सिर्फ सोने में निकाल दिया। सिर्फ 20 साल की ज़िंदगी देखी आपने, क्या ही था उसमें। चलो, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो भाई, मैं तो वैसा डायग्राम बना नहीं पाऊंगा, तो मैं तो नॉर्मल डायग्राम बना देता हूँ। शौर्य तो बायो का अच्छा डायग्राम बनाओगे शौर्य ने, है ना? चलो, तो मान लेते हैं वो इस पोजीशन में था, यहाँ पर उसका पैर, यहाँ पर उसके दोनों हाथ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से यहाँ की डिस्टेंस थी 0.8 मीटर और ये 0.4 मीटर। यहाँ पर लग रहा था एक mg, और एक्चुअली में इसके एरोज मैंने गलत बना लिए, एरो ऊपर की तरफ होने चाहिए था। नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर मिल रहा होगा ना, तो इसको नॉर्मल रिएक्शन नाम देते हैं n फीट, और इसको नाम देता हूँ n हैंड्स। अच्छा, ध्यान रखना है पर दोनों हाथ हैं, दोनों में बराबर बराबर बटेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं दोनों के लिए कंबाइन निकाल रहा हूँ, फिर जो भी आएगा उसको आधा करना पड़ेगा आपको, दोनों पैर और दोनों हाथ के लिए, ठीक है। चल, तो इसने कहा बॉडी इक्विलिब्रियम में है,
इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये वेट तो कितना हो गया अपना 600, 60 kg मास था, 600 न्यूटन। तो हर एक पॉइंट के अबाउट बॉडी कैसे होनी चाहिए, टॉर्क जीरो होना चाहिए हर एक पॉइंट के अबाउट। तो एक काम करते हैं, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करते हैं। पहले इसके अबाउट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो देखो समीशन एफ वाई ज़ीरो करो, एफ वाई ज़ीरो करो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, मतलब एन एफ प्लस एन हैंड्स इज इक्वल टू 600। पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं इस पॉइंट को एफ नाम देता हूँ, तो टॉर्क अबाउट एफ कांस्टेंट होना, जीरो होना चाहिए। टॉर्क अबाउट एफ मस्ट बी इक्वल टू जीरो। निकालो टॉर्क। इस पॉइंट के अबाउट पहला पॉइंट देखो किस तरफ लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो माइनस का 600 और डिस्टेंस कितना 0.8, और अगला वाला फोर्स ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो प्लस का n हैंड्स इंटू 0.4 यही होगा। इसको इधर चिपका दें और सॉल्व कर देते हैं। तो 600 इंटू 0.8 बराबर NH इंटू 0.4। इससे ये कट गया 2 बार, और NH निकल के आ गया बच्चों 1200 न्यूटन। इसने एक हाथ पे पूछा है आपसे, तो कितना आ जाएगा 600 न्यूटन। ठीक है, यही आएगा। चलो दूसरा देखते हैं, सेकंड वाला। n फीट निकालना है मुझे, कैसे निकालें? अच्छा, एक काम करें, इस n हैंड की वैल्यू इसमें रख दें। कितना आ रहा है? तो बस आ गया आंसर। तो n हैंड की वैल्यू मैंने जैसे उसमें रखी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ हीट कितना आ गया, माइनस का 600। करेक्ट है आंसर। अरे नॉर्मल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो गया, ये तो लफड़ा हो रहा है। अब क्या करें, गड़बड़ हो गई, कुछ तो गलत हो रहा है। कैसे सॉल्व करें फिर? हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मूर्खता की जिसे किसी ने नोटिस ही नहीं किया। डिस्टेंस कहाँ से होता है, पाइवेटेड पॉइंट से होता है। तो 0.4 क्यों रखा अपन ने? समझ आया? तो ये ध्यान रख के करना, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के रख दो सीधे सीधे। तो कितना आ गया ये? तो पहले गलती करो, फिर उससे सीखो, देन आफ्टर उसे सॉल्व करो। चल, तो ये कितना मिल गया बच्चों मुझे, 1.2 होगा ये पाइवेटेड पॉइंट से डिस्टेंस। तो यहां पर रखो मल्टीप्लाइड बाय 1.2। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 4 से गया 2 बार और ये गया 3 बार। 3 से गया ये 200 बार, और NH कितना मिल गया मुझे 400 न्यूटन। तो n फीट बताओ। अब ज़रा सोच के बताओ, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। जब पुशअप्स करते हो तो पैर पे ज़्यादा जोर पड़ता है हाथ पे। ठीक है, तो अगर 1 हैंड पे पूछा जाए तो कितना 200 न्यूटन, और 1 फीट पे पूछा जाए तो 100 न्यूटन। कब? बिकॉज आपके पैर को हर डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ फोर्स की आदत नहीं है, वो हैबिट नहीं है। आपने पैर को हमेशा बचपन से ट्रेंड किया सिर्फ खड़े होने के लिए। आपने कब ट्रेंड किया कि मुझे ऐसे खड़े होना है? इस वजह से होता है वो। और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि पैर के अंदर जाके जब देखोगे तो पैर में ज़्यादा टॉर्क लग रहा है। ये आपका फीट है लास्ट पॉइंट, और ये है, सोचो ये आपके पैर को कितना टॉर्क दे रहा होगा, कितनी ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस वजह से कांपता है वो। ठीक है, फोर्स तो कम लग रहा है लेकिन टॉर्क बहुत ज़्यादा हो गया ना उसके अबाउट। मुझे ध्यान है, आज का लास्ट क्वेश्चन है वो। अभी बता ही देते हैं, फ्री करते हैं।
कौन से क्वेश्चन में, कहाँ से किया तुमने? एन एफ इंटू 0.8 इज इक्वल टू एन एच इंटू 0.4 करते हैं, ठीक है, एम जी उसमें ज़ीरो हो जाता। कर सकते हो, बिंदास करो ना, क्या मना, कौन मना कर रहा है? समझ नहीं आया? देखो पहली इक्वेशन समझ आई, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 वाली, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। ये तो क्लियर है कि भाई जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना नीचे लग रहा होगा, तभी तो बैलेंस है। इसने यही तो कहा बैलेंस है। दूसरा देखो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, तुम्हारी मर्जी हो। जैसे मैंने पैरों के अबाउट निकाल लिया, तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं सर हम तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, निकाल लो, कौन मना कर रहा है? देखते हैं निकाल के, हाँ निकाल लो। तुम चाहो तो हाथ के अबाउट निकाल लो, कौन मना कर रहा है? कहीं से भी निकालो, आंसर सेम आना चाहिए। बोलो कि इन दोनों में से किसके अबाउट निकालूं? एम जी के अबाउट। तो देखो इस पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितने, एन एफ इंटू 0.8, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, किस तरफ जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है, मतलब मैंने इसे ले लिया माइनस, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए चेक किया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगा, तो प्लस एन एच इंटू वहाँ से डिस्टेंस देखिए 0.4 एम जी से। अच्छा इसको क्यों नहीं काउंट किया, डिस्टेंस ज़ीरो है इसकी, क्यों काउंट करेंगे? उसी पॉइंट पे चेक करें तो इसकी डिस्टेंस ज़ीरो, जैसे पिछली बार एन फीट की डिस्टेंस ज़ीरो थी, तो एन फीट मैंने काउंट ही नहीं किया था। और नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए, टॉर्क नहीं होना चाहिए, उसने यही तो बोला इक्विलिब्रियम में, वरना तो घूम जाता वो। दैट मीन्स इट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मिल गया एन एफ इंटू 0.8 इज इक्वल टू एन एच इंटू 0.4, ये कट गया 2 टाइम्स, मतलब एन हैंड की जो वैल्यू होगी उससे डबल होगी, सॉरी एन फीट की जो वैल्यू होगी उससे डबल आएगी एन एच की वैल्यू। इस इक्वेशन में उठा के रख दो, देखो एन एच की जगह क्या रख दोगे, 2 टाइम्स ऑफ एन एफ, तो 3 एन एफ इज इक्वल टू 600, तो एन एफ इज इक्वल टू 200। सेम आया आंसर? तो आप किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम निकलेगा। बेटा देखो ऊपर टोटल फोर्स ये एन एफ लगा रहा है, ये एन एच लगा रहा है, तो ये दोनों तो ऊपर लगने वाले फोर्स हो गए, और नीचे एम जी लगा रहा है 600 न्यूटन, एम जी भी तो नीचे खींच रहा है उसे, तो इसलिए दोनों बराबर होने चाहिए, इक्विलिब्रियम तो तभी होगा। समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर हुआ अब? चलो अगले क्वेश्चन पे चले। आज ये चैप्टर काफ़ी आगे आगे बढ़ने वाला है भैया। यहाँ मतलब आज तक के जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे ना, बहुत आसान आसान टॉपिक्स थे रोटेशन के। अब तक आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि रोटेशन कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बस हवा बना रखा है सबने, लग रहा होगा ना ये। चलो लिखो, अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ लेंथ 6 मीटर and weight 200 Newton चलो मैं डायग्राम बना के डेटा ही दे दूँ डायरेक्ट, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है।
तो ये एक प्लैंक था बेटा, ये दो सपोर्ट्स पे बैलेंस था। इस प्लैंक का वेट आपको दे रखा है कितना, 200 न्यूटन। तो इसका वेट है 200 न्यूटन। टोटल लेंथ है इसकी 6 मीटर और इन दोनों सपोर्ट्स के बीच का सेपरेशन है 5 मीटर। ठीक है, यहां पर कोई इंसान खड़ा है। अब इस इंसान के डेटाज में देता हूं आपको क्या है। ठीक है, ये इंसान एग्जैक्टली 1 मीटर पे नहीं है, बीच में कहीं पर है। यार मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, एग्जैक्टली 1 मीटर पे नहीं है। प्लैंक में रैंडमली कहीं पर एक जगह पर है ये। प्लैंक 6 मीटर का है। ठीक है, यहां पर कहीं पर है। और इस आदमी का वेट है 800 न्यूटन। वेट ऑफ मैन इज 800 न्यूटन। बता रहा हूं। तो आपसे पूछा गया कि आदमी अंधों की तरह आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो बताओ कहां तक ये कितना डिस्टेंस चल पाएगा लास्ट, उसके बाद ये प्लैंक पीछे से उठ जाएगा। यही तो होगा, सीधे मुंह के बल ये गिरेगा ना, प्लैंक उठ जाएगा। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक ये आगे जा सकता है। हम्म, मतलब इस फलक्रम से कितना आगे चल जाए तुम तो ये बता दो, सेकंड वाले फलक्रम से। पहले मान लो फलक्रम पे खड़ा है वो, वहां से अंधों की तरह आगे जा रहा है, उसको ध्यान नहीं है कि नीचे। हाँ, किस डिस्टेंस तक वो आगे जा सकता है। 3/4 आ रहा है आंसर। अरे लड़ाई हो गई यार, क्या बात हो गई। दोनों ही नहीं है। हम्म, हम्म। मुझे तो इस फलक्रम से डिस्टेंस बता दो, मुझे नहीं पता। सेकंड वाले फलक्रम से डिस्टेंस बता दो, चाहे तुम लोग का जो भी है, सेकंड वाले फलक्रम से डिस्टेंस बता देना।
मैं करूं? तो इसका आंसर है 0.5। ये तो आंसर है। अब हुआ किसी से भी नहीं है ना यार। मैंने डिस्टेंस कहाँ से पूछी? सेकंड फुलक्रम से। 0.5 0.5 मीटर्स। सेकंड फुलक्रम से डिस्टेंस पूछा है मैंने, तो यार सेकंड फुलक्रम के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दो ना, खत्म। अब नेट टॉर्क कहाँ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, ये है गेम। एक बात बताओ, पूरी बॉडी का मास कहाँ लगाओगे? दोनों फुलक्रम के बीच में क्यों लोगे? वो दोनों फुलक्रम नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं, मास तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ना, हाँ या ना? तो मैं सबका डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, इस वाले फुलक्रम से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी मास की? देखो पीछे 1 मीटर था, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर। यहाँ से 3 या यहाँ से 2। इससे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को मैं नाम देता हूँ Na, इस वाले को नाम देता हूँ Nb, इस वाले को नाम देता हूँ Mg, दैट इज 200 न्यूटन आपको दे ही रखा है। और एक ये गधा भी लगा रहा होगा 800 न्यूटन। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी? मैंने मान लिया x। यही मुझसे पूछा गया है, यही पूछा है। हाँ बालक, टोटल 3 मीटर होगा ना, उस तरफ 1 मीटर भी तो था टोटल, सेंटर ऑफ मास पे लगाया अपन ने। अब लगा दो, इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। तो मुसीबत है, सबसे पहले समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिखिए। वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, हाँ। तो देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं वाई में, एन ए प्लस एन बी, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, और नीचे लग रहा है कितना? टोटल 1000 न्यूटन। अब किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर मैं निकाल भी लो ना नेट टॉर्क, तो कहानी ये है कि यार वो सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो किसी भी 2 पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना पड़ेगा टॉर्क इस बार। देखो कैसे, पहले एक काम करते हैं, ए के अबाउट निकालता हूँ, ठीक है, ए के अबाउट निकालता हूँ। तो एन ए का तो टॉर्क 0 होगा, टॉर्क अबाउट ए, एन ए का तो 0 हो गया। फिर अगला 3 मीटर पे कितना, कौन सी डायरेक्शन में ले जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो -200 इंटू 3। फिर इसके अगले वाले को देखा एन बी को, वो ऊपर ले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस एन बी इंटू 5। यहां से डिस्टेंस उसकी कितनी है? 5 मीटर्स। क्या? ये वाला एम जी का, ठीक है। और मैंने तीसरा देखा बच्चे, तो मुझे उसकी एक्चुअल डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन वो लेके कहाँ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, मतलब माइनस का 800 इंटू एक्स, नहीं एक्स तो यहां से डिस्टेंस है, 5 प्लस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 नाम दिया इसे, इक्वेशन 1 यहां से आई गई थी, कोई दिक्कत? अब इक्वेशन 3 भी निकालनी पड़ेगी, रीजन समझो क्यों। 3 वेरिएबल है, 1 2 और ये x3, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन भी तो चाहिए होगी, तो तीसरी इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो अब कोई भी दूसरा पॉइंट जो पसंद आ रहा हो तुम लोगों को, उसके अबाउट निकाल लो। बी के अबाउट निकाल दूँ, एटलीस्ट एक एन बी गायब हो जाएगा। तो टाउ बी इज इक्वल टू, बी के अबाउट जब मैंने पहले ये फोर्स देखा, ये कहाँ ले जा रहा है? एन ए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डिस्टेंस बोलो तो माइनस एन ए इंटू 5। फिर उसके अगले को देखा कहाँ ले जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस एंटी क्लॉकवाइज है ना बालक, तो 200 इंटू 2। हाँ तो नीचे एक्ट कर रहा है बेटा, तो इस पॉइंट के अबाउट देख भी तो रहे हो तुम, जिस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो तो उसे सोचना होता है ना। इस पॉइंट के अबाउट ये कहाँ ले जा रहा होगा फोर्स? नीचे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
अगला देखो एन बी तो चाहिए ही नहीं मुझे, उसी पॉइंट के अबाउट है, डिस्टेंस 0। उसका अगला जो हमारा गधा है तो कौन सी डायरेक्शन में ले जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो -800 इंटू एक्स, बी से तो डिस्टेंस एक्स ही है, इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एन ए की वैल्यू निकालता हूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एन बी की वैल्यू निकालता हूँ, और दोनों को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एन ए उधर गया, तो एन ए इंटू 5 प्लस का हो गया इज इक्वल टू 400 माइनस 800 एक्स, 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 80 और ये 160। एन ए इज इक्वल टू 80 माइनस 160 एक्स, इक्वेशन 3 थी ये। इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करना है, एन बी को इधर छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो, सब प्लस का हो गया, तो एन बी इंटू 5 इज इक्वल टू 600 प्लस, अब देखो ये 800 इंटू 5 होगा, मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, 800 इंटू 5 प्लस 800 एक्स, 5 से डिवाइड करें सबको, तो ये हो गया आपका एन बी इज इक्वल टू 120 प्लस 800 प्लस 160x, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, 920 प्लस 160x, ये मेरी इक्वेशन 2 एक्चुअली में ये थी। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू उठाकर 1 में रख दो, एन ए पता है एन बी पता है, रखें। अरे ये क्या हो गया, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो तीसरा निकालना पड़ेगा, अब तो ये नई प्रॉब्लम आ गई ना ना ना, तो ये फिर इक्वेशन तो दोनों सही है पर ये दोनों एक दूसरे को मिलाकर ख़त्म कर दे रही है, तो फिर अब किसी तीसरे पॉइंट के अबाउट निकालो जो एक दूसरे को ख़त्म ना करे, या तो एम जी के अबाउट निकालो या फिर गधे के अबाउट निकालो, आपकी इच्छा है, अब जिसके अबाउट में निकालना हो निकालो, इक्वेशन 3 बनाओ और दोनों को पुट करो यहाँ पर। ठीक है, और निकालो आंसर क्या आ रहा है, करो करो करो, आ गया 1/2, चलो गुड। तो पहले तुम लोग ये 8/4 और ये सब जो ला रहे थे बड़ी आसानी से ला रहे थे, कैसे, तो क्या, तो वेट इसका सेंटर ऑफ मास से लेना जरूरी था। अरे हर्षित क्या हो गया गुड़िया, अरे सही हो जाता है, लगवाया था इसको मैंने, देखो सो के आना बंद कर दिया इसने उस दिन से। क्या चीज़, तभी तो अभी से वार्म अप करते हुए जाओ। तुम्हें पता नहीं यहाँ पर कोचिंग सेंटर के अलावा फिटनेस सेंटर भी चलता है। अरे इन लोगों की हालत ख़राब कर रखी थी मैंने। और तो स्क्वाट्स जो करवाता था इनसे वो भी ऐसे नहीं 80 करने, ठीक है चलो, अब 80 करने, 80 करते हुए कोई 70 पे भी अटक गया ना तो वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो बेटा वो तुम्हारे लिए अब आसान है क्योंकि तुम एक लेवल से आगे आए हो, तब नहीं था ना आसान। इन लोगों की स्थिति उस वक्त ये थी कि 20 स्क्वाड्स में तो इनकी हालत ख़राब हो जाती थी, और रोज़ बेचारे उस कबीर के ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाते थे। वो क्या है, मजाक को मजाक की तरह लेता था, तो मैं जल्दी मजाक उन्हीं के साथ करता हूँ जिनके लिए मुझे समझ में आता है कि मजाक को समझ पाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं मजाक को नहीं समझ पाते, रोना चालू, तो मैं उनके साथ, हाँ, तो मैं उनके साथ मजाक नहीं करता।
कम से कम वेट, एक हाइट है ना, तो उसमें ज़्यादा वेट रख के मुझे क्या मतलब है। छत तो नीचे डली हुई है, अगर मैं कंक्रीट डालूंगा तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो स्टील खुद ही खुद को बेचारा बेंड कर देगा, उस पर खुद पे इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, खुद का ही लोड। मैं छत क्यों बना रहा हूँ, ताकि वो लोड उठा सके, उसका खुद का भी तो वेट है, सेल्फ वेट की वजह से झुक गया जब। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि छत तो मैं डालूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मोटी छत कर दूँ कि वो ज़्यादा मजबूत होगा, ऐसा नहीं होता है। मोटी छत कर दोगे तो वो उल्टा हार्मफुल है मेरे लिए। तो छत मैक्सिमम 5 इंच की होती है, 4 से 5 इंच कंक्रीट। किसमें? नहीं तो वो क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, स्टील भी ज़्यादा डाला जाता है फिर। जैसे तुम यहाँ पर गोविंद देव जी मंदिर अगर जाते हो, हाँ मैं भी जाके आया था, तो गोविंद देव जी मंदिर के जस्ट सामने जो वो बना हुआ ना जगह, क्या नाम से, जहाँ पर वो कथा वगैरह होती है, तुम्हें पता होगा एशिया की सबसे बड़ी छत है वो, विदाउट पिलर। कोई पिलर नहीं दिया हुआ उसमें, बीच में कहीं पे कोई वो नहीं है पिलर्स, पूरा वैसे ही बनाया हुआ है, तो बीम्स के हेल्प से। हाँ, नहीं नहीं डेली तो नहीं, बट कभी कभी जाता हूँ। लगभग तुम घर से निकल जाओ 3:30 बजे, अटेंड कर लोगे। 4 बजे का होता है गैस मंगला आरती। कभी मंगला आरती में जाके देखो। हाँ, वो कृष्ण जी का मंदिर नहीं है, वो जयपुर के राजा हैं। उनकी जब जयपुर की स्थापना की गई थी ना, तो उन्हें जयपुर का राजा बना के रखा गया था, तो जयपुर के राजा हैं वो। और जयपुर जो बनाया गया ना शहर, इसके बारे में जयपुर के रहने वाले लोगों को बहुत कम पता है। हाँ, इतना नहीं पता। जयपुर में बताता हूँ तुम्हें किस नाम पे पड़ा, ये एक्चुअली कहानी नहीं है। जयसिंह के नाम पे जयगढ़ किले का नाम पड़ा था, और गढ़ को हिंदी में पूर्वी कहा जाता है, इस वजह से जयपुर नाम आया था। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, इसको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकली बनाया गया था जयपुर शहर को। जैसे 9 सड़कें, 9 गेट, ये चीज़ें मतलब एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में बनाया गया था। जिस वक्त बनाया गया था ना, जयपुर की स्थापना की गई थी, तो जयपुर अकेला पूरी दुनिया का ऐसा शहर है जिसको बनाने से पहले 9 साल तक हवन किया गया था, 9 साल तक यज्ञ किया गया था। और 9 साल तक यज्ञ करने के लिए जहाँ पर घी स्टोर किया गया था ना, जहाँ पर यज्ञ किया गया था, वो जगह लोग जानते भी नहीं है कहाँ पर है। अब मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं पे हुई है। उस जगह का नाम है यज्ञशाला, जहाँ पर हुई है। वहाँ के लोकल अगल बगल के लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि आज से बहुत पहले की बात है। यज्ञशाला बोलते हैं उस जगह को। ये अगर आप सिटी में जाते हो चांदपोल बाजार, तो जगह का नाम है, एक्चुअली जगह का नाम बताऊं, जाट के कुएं का रास्ता, उस जगह का नाम, गली का नाम है। हाँ, और जाट के कुएं के रास्ते में नरसिंह भगवान का मंदिर है, उनके जस्ट सामने की तरफ पड़ता है वो, यज्ञशाला के नाम से। तो वहाँ के अड़ोसी पड़ोसियों को भी नहीं पता ये चीज़ कि ये था। और वो नाहरगढ़ से जस्ट नीचे पड़ता है, नाहरगढ़ का चढ़ने का रास्ता उसी से जस्ट थोड़ा सा आगे से बनता है, तो नाहरगढ़ से जस्ट नीचे पड़ता है वो। हाँ, पीछे नहीं, सामने, सामने जस्ट सामने, मूर्ति के जस्ट सामने हुआ। भगवान जैसे खड़े हैं ना, तो उनके जस्ट सामने ही तो है वो। बैक साइड से नहीं दिखेंगे, फ्रंट साइड से दिखेंगे। हाँ, गार्डन वगैरह पड़ गया। और वहाँ पर जो पीछे गार्डन तुम देखते हो, उसमें वो झरने वगैरह देखते हो, एक टाइम पे वो म्यूजिकल फाउंटेन्स थे वो। 85 90s तक चलते थे वो, उसके बाद वो बंद हो गए।
ये नहीं पता यार क्यों बंद कर दिया गया उसे, बट शायद मेंटेनेंस की वजह से, बट चलता था, बड़ा अच्छा था वो। और जैसे हम लोग एक्चुअली में जो नरसिंह भगवान के मंदिर की बात कर रहा था ना मैं अभी 2 मिनट पहले, तो मैं उसी मंदिर में रहा हूँ, बचपन मेरा वहीं पे निकला है। वो मंदिर मेरे चाचा जी का ही था, तो मैं उसी मंदिर में रहा था। और तो इसलिए सामने सबसे जस्ट सामने प्राइमरी एजुकेशन वहीं पे हुई थी, यज्ञशाला बालघर में। एंड बहुत अच्छी वाइब है उस जगह की, मतलब अगर तुम जाओ कभी तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब तो वो एक स्कूल है, एक्चुअली में उस स्कूल का नाम प्राइमरी एजुकेशन की स्कूल है, यज्ञशाला बालघर नाम से। तो स्कूल है वो, बट वो छोटे बच्चों की स्कूल है, नर्सरी प्रेप्ट और ये सब, इतना ही है। तो वहाँ पर वो जो कुंड जहाँ पर घी जमा किया गया था वो सब बना हुआ है अभी भी। तो सोचो जयपुर में रहते इतने साल से, ये बात पता थी तुम लोगों को? जो रहते हैं उन्हें नहीं पता। हमारा जय दीक्षित का जन्म जयपुर में ही हुआ है, और इसका नाम जय है, और फिर भी इसे नहीं पता ये बात। जय जय। नहीं यार, ये तो इससे ज़्यादा फनी वो था वो, इफ़ लारा दत्ता गॉट मैरिड विद ब्राइन लारा, तो उसका नेम क्या हो जाएगा? लारा लारा। चलो, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक टॉपलिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। मैं पढ़ लूँ एक बार क्वेश्चन। तो एक टॉर्क का क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए। कोमल कहाँ खो गए बेटा? कौन सी इंपॉर्टेंट बात में अपन ने उलझे हुए और दोनों को उलझा भी रखा है? हाँ बेटा। अरे नहीं बेटा, कोई तो बहुत ज़रूरी बात होगी, मैं पक्का समझ रहा हूँ। ऐसे तो आप बेवकूफ़ तो हो नहीं जो ऐसे ही बोल रहे होगे। क्या घर पे? क्यों, यहाँ ढंग से नहीं रहती? अच्छा, माना काव्या बेवकूफ़ है बेटा, लेकिन ठीक है। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था आपको, ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन था और ये रॉड ऐसे घूम रहा था। इसका मास कैपिटल एम और लेंथ कैपिटल एल दी थी मैंने आपको, यही था। ये एंगल था थीटा, ये भी गिवन था आपको। तो एक्चुअली में अगर ये घूम रहा होगा बेटा किसी एक पॉइंट पे, मैं रैंडमली एक डीएम मास कट करूं, तो यहाँ से इसकी लेंथ क्या मैं एल मान लूँ और ये लेंथ डीएल हो जाएगी? तो पहली चीज़ मुझे सोच के बताओ कि यार ये m बाय एल मास पर यूनिट लेंथ इज मस्ट बी इक्वल टू डी एम बाई डी एल के होगा। तो अगर मैं डी एम निकालूँ तो क्या आ जाएगा बच्चे? m बाई एल डी एल, इक्वेशन 1। अब मुझे क्या निकालना था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर डी एम। समस्या हो गई, ये आर कहाँ से लाएं? आर क्या होता है? रोटेटिंग बॉडी का रेडियस होता है ना।
और अगर आप लोग ध्यान से रोटेटिंग बॉडी देखो, ध्यान से देखो रोटेटिंग बॉडी कौन सी है, तो मेरे हिसाब से शायद रोटेटिंग बॉडी ये है डीएम। डीएम तो इसी पाथ पे घूम रहा होगा, तो इसका रेडियस तो ये होगा। इसको एक बार नाम देते हैं स्मॉल आर, क्योंकि मैंने स्मॉल आर की बात की है। तो ये डिस्टेंस होता है स्मॉल आर। पर ये तो गिवन वेरिएबल है ही नहीं। गिवन वेरिएबल कौन है? एल। तो क्या थीटा से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आर की? कैसे? तो मुझे याद है बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर बाय एल इज इक्वल टू कॉच थीटा होता था। तो आर इज इक्वल टू एल कॉस थीटा हो जाएगा। रख दूं यहां पर, तो आई इज इक्वल टू, अच्छा ये डी आई है, सॉरी आई नहीं है, डी आई एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एम बाय एल डी एल इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पर डी एल है मेरा वेरिएबल, तो लिमिट क्या रखें? डी एल कहां से कहां तक बढ़ाओगे? जीरो से बढ़ाओगे कैपिटल एल तक, तो लिमिट रख दे जीरो से कैपिटल एल। तो ये तो हो गया आई इज इक्वल टू, बाकी सब बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा एम बाय कैपिटल एल। एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ। एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक एल से एक एल गुजर गया। द आंसर इज आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 एम एल स्क्वायर बाय 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन करने लग गए तुम? अरे लैडर वाला नहीं है ये, कॉनिकल पेंडुलम। इससे पहले टॉर्क में दिया, उसमें दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। मोए मोए पहले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने मोए मोए पढ़ाया था, तो लास्ट में क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को। गुड, शाबाश। मैं वो सुनाया था ना सबको, मैंने मतलब बोल के मैंने बताया था, यही क्या था। चलो तो लिख लेना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन। अब लैडर वाला रहता है, वो भी देख लेंगे यार, जल्दी कहाँ है। वैसे आप लैडर वाला ट्राई करना तुम लोग डायग्राम बनाकर। मैंने ये 3-4 क्वेश्चन सिखाए ना टॉर्क वाले, इसी कंसेप्ट पे होगा। अगर तुम लोगों को समझ में आ जाए तो फिर मैं चलूँ अगले टॉपिक पर, टॉपलिंग। किस मिनट? अच्छा बनाऊँ? तो देखो एम को पाइवेट मानोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू एन ए माइनस का, प्लस 2 इंटू एन बी प्लस का, और 2 प्लस एक्स इंटू 800 माइनस का इज इक्वल टू 0। एन ए एन बी में रिलेशन आ गया। अकेला वही इक्वेशन से कंपेयर कर लो, दूसरे वाले को हो जाएगा सॉल्व। ऑनलाइन वाले क्लास में जो जो बच्चे नहीं सो रहे एक बार हाथ उठाना। तो जयेश और यूवी गेमिंग, श्रीधा ने हैंड रेज वापस हटा दिया आई गेस। यूवी गेमिंग, क्या नाम था इसका? ए से था कुछ। अरे उत्कृष्ट, कहाँ थे बेटा? अभी हाथ उठाने के लिए बोला था तब तो तुमने नहीं बोला, अभी यस सर बोल रहे हो। क्या चल रहा था? गेम चल रहा था क्या कोई? हाँ जयेश, कैसे याद आया तुम्हें क्लास है? क्या बोला इसने?
बेटा चाइनीज़ में बोला तुमने, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, कनेक्शन वीक है। चलो डन, टॉपिक डालो, फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टॉर्क वाला फिर से ट्राई करना, लेटर वाला, ठीक है। अगला लिखो टॉपलिंग, TOPPLING, टॉपलिंग। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को NLM में बताया था। मैंने कहा था पढ़ेंगे रोटेशन में, वक्त आ गया है। शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जयेश हो गया बेटा, हटा सकते हो हाथ हटाना चाहो तो। टॉपलिंग कहाँ जा रहे हो? मैंने तो कॉपी रखते हुए देखा था बैग में। तो यार ये टॉपलिंग क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, फिर बात करेंगे। अच्छा, इसके टॉर्क के ना बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन, पर मैं एक ही क्वेश्चन के पीछे भाग भाग के कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो, कोई डाउट आए तो पूछो, ठीक है। तो बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास क्या था, m, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास था m, मास था m, और इस पे एक फोर्स लग रहा था इस तरफ F, ठीक है। एक फोर्स लगाया मैंने F, mg कहाँ लग रहा होगा, कुछ ऐसा। और ये सरफेस पे फ्रिक्शन था पहले से, तो ये बॉडी मान लेते हैं, लेट अस सपोज ये बॉडी मूव नहीं कर रही, बस मैंने फोर्स लगाया पर ये मूव कर नहीं रही है, मतलब फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, कहीं पे यहाँ पर। क्या फ्रिक्शन भी लगता है क्या सेंटर ऑफ मास पे? नहीं, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे लगता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे लगता है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगा है, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। चलो मतलब आप लोगों का कहना है कुछ ऐसे लगना चाहिए, तो मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, अब कोई पलटोगे तो नहीं बात से, पलटना मत। तो बेटा ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, मैंने कहा बॉडी मूव नहीं कर रही है ना, ये बॉडी तो मूव कर नहीं रही है, तो नेट फोर्स कितना है, 0। ये तो चेक करना भी बेवकूफ़ी है, जब मैंने इक्विलिब्रियम बोल ही रखा है एफ नेट 0 ही होगा, बात ही खत्म। तो एफ नेट तो 0 है। क्या इस बॉडी पर टॉर्क भी 0 है अबाउट सेंटर ऑफ मास, चेक कर लेते हैं। देखो ये तीनों फोर्स तो सेंटर से ही लग रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं, 0 हो जाएगा इनका तो। पर ये वाला फोर्स तो यार कुछ ऐसे घुमा रहा होगा इस बॉडी को, फ्रिक्शन, टॉर्क तो बैलेंस ही नहीं हुआ। तो एक्चुअली में तो आपकी बॉडी फिर ऐसे पलटी मार देगी, यही तो होगा। तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो रही है, रियल लाइफ में तो नहीं पलटी मारती, रियल लाइफ में तो पलटी नहीं मारती, मतलब कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़ है वो, बेटा अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे चेक कर रहा हूँ तो इसके अबाउट तो यार ये मूव करवा रहा है फ्रिक्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो फोर्स भी है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, अगर इसकी डिस्टेंस a होती तो a/2 पे लग रहा है ये,
अगर पूरे मेरे क्यूब की डिस्टेंस ए होती तो ये a/2 पे लग रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो फिर क्या करें? तो एक्चुअली में बॉडी में जो आपको आज तक पढ़ाया गया था उसमें एक छोटा सा झूठ था। वो झूठ था कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे लगता है। ये आज तक आपको झूठ बताया गया, नहीं लगता सेंटर पे। मैंने ये बोला था तुम लोगों को कि ये सेंटर पे लगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक्चुअली में इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस अवे लगता है, कुछ ऐसा। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस, देखो अभी भी रूल्स फॉलो कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी, वो लग रहा है आज भी, पर कुछ शिफ्ट हो गया। ये यही शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन टॉपलिंग कहलाता है। पहली बात क्लियर हुई? अभी कितना शिफ्ट हुआ ये कैसे निकालें, तो बहुत आसान काम है। जैसे ये तो हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, पर इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इसको डिस्टेंस मान सकते हैं x। अब जरा सोचो, सेंटर ऑफ मास को ये वाला फोर्स इधर की तरफ घुमा रहा होगा, कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। और ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, यही होगा। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है आपको। देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x और इसका फोर्स ये है ना, तो सेंटर का डिस्टेंस देखो कितना होगा, a/2। हाँ या ना? अगर कोई रेस लगा रहा होगा तो मैं पेज फाड़ूंगा आज तो, पक्का है। ठीक, चलो तो चेक करें कितना आएगा। तो अब मैंने टॉर्क देखना चाहा तो बेटा यहां से कितना, ये फोर्स लगा रहा था कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो माइनस का F इंटू a/2 प्लस n इंटू x इज इक्वल टू 0 होता। n कैसे निकालेंगे यार? mg के बराबर होगा, समीशन fy इक्वल टू 0। f कितना होगा? कैपिटल F के बराबर, समीशन fx इक्वल टू 0। यही दे रखा था आपको। तो फिलहाल तो मैं वैल्यूज़ नहीं रख रहा, बस सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से x निकालना था, मुझे कितना आ गया? f अपॉन n इंटू a/2 इज इक्वल टू x। इस क्वेश्चन में मैंने x निकाल लिया। दिस इज़ नॉट अ फॉर्मूला, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा सब। पहला टॉपलिंग समझ आया, हाँ या ना? पक्का? हाँ गुड़िया बेटा और धीरे बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। धीरे मतलब थोड़ा सा आवाज़ लाउड करो यार। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ। डिस्टेंस मैंने वाई डायरेक्शन में क्यों लिया? क्यों बेटा? एक्स एक्सिस में देखो ना, ये वाला एफ के बराबर होगा। एक्स डायरेक्शन में तो दोनों फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाया था वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो एनएलएम में नहीं थे ना? नहीं आता। यहाँ पर म्यू एन वगैरह मत लगा देना, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। देखो बेटा, ये दोनों डायरेक्शन अगर तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखो तो यार यही तो होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तुम ये सोच रहे हो कि यार ये वाई एक्सिस में इधर आगे बढ़ गया, है तो वाई की तरफ ही, क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक्स एक्सिस में है तो सही, इधर नीचे जा रहा है तो क्या हो गया? डायरेक्शन तो एक्स की तरफ ही है, माइनस एक्स जा रहा है, ये जाने दो, क्या दिक्कत है? क्लियर? हाँ या ना? पक्का? आया समझ अभी भी या नहीं आया? डिस्टेंस मैंने क्यों लिया a/2, तो वो भी समझो। मुझे फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। फोर्स देखो सरफेस के अलोंग चल रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस लेनी है। सेंटर के लिए वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी बोलना है, a/2 तो होगा। और ऐसे ही इसके लिए फोर्स इधर था तो डिस्टेंस मैंने कहाँ लिया? परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स। क्लियर हुआ हाँ या ना? पक्का? टॉपलिंग इफेक्ट समझ आया? तो एक क्वेश्चन दे दो, निकाल दोगे टॉपलिंग? मैंने दिया ही नहीं ना वैल्यू, मैंने कहा बॉडी मूव ही नहीं कर रही। तो नहीं दी तो अभी तुम कैसे बता सकते हो? फिर तो एफ के बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है? हाँ, आजकल कहाँ पेज फाड़ता हूँ मैं।
पर मैंने जब से पेज फाड़ना स्टार्ट किया तब से तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लग गया। तो एक तो टेस्टी सा क्वेश्चन बनता है टाइम है, बहुत टाइम है। कहाँ पे टाइम थोड़ी खत्म हुआ है। टॉपलिंग का, हाँ तो पहला क्वेश्चन ये हो गया ना, क्वेश्चन ही तो था ये। मैंने तो इसमें समझाना था कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है बस। चलो तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो एक प्लैंक पे रखा हुआ था। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो एक प्लैंक पे रखा हुआ है एंड इट इज जस्ट अबाउट टू मूव किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर म्यू, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगा और किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आप अज्यूम करो ऑटोमेटिक एक्स की वैल्यू माइनस आ जाएगी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस आ गई तो प्लस, ठीक है। अबाउट टू स्लिप, बस चलने ही वाला है पर है अभी भी इक्विलिब्रियम में।